लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ये तीन प्रक्रियाएं हैं जिसके द्वारा भारत की नई आर्थिक नीति को समझा जा सकता है। लिबरलाइजेशन का अर्थ है उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन का अर्थ है निजीकरण और ग्लोबलाइजेशन का अर्थ है वैश्वीकरण। विश्व में जो बड़ी संस्थाएं हैं, IMF और वर्ल्ड बैंक, जो कि विकास के लिए ऋण देती हैं और बैलेंस ऑफ पेमेंट को ठीक करने के लिए ऋण देती हैं, ये मूलतः पूंजीवादी सोच का नतीजा है। और इसलिए इन संस्थाओं का यह विचार है कि विश्व की सभी अर्थव्यवस्थाएं पूंजीवाद की ओर बढ़ें, निजीकरण वहाँ बढ़ जाए, पब्लिक सेक्टर छोटा हो जाए, उनके दरवाजे आयात निर्यात के लिए खुल जाएं, जैसे वो आंतरिक व्यापार करते हैं वैसे विदेशी व्यापार करें, और सरकार कम से कम हस्तक्षेप करे। इस विचार को वॉशिंगटन कंसेंसस के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर कभी कोई कहे कि नई आर्थिक नीति क्या है भारत की, और यह भारत ही नहीं पूरे विश्व में ही इस तरह की बात हुई है, केवल भारत में नहीं हुई है, तो भारत की नई आर्थिक नीति क्या है, तो वो है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। शॉर्ट में इसको हम कह सकते हैं LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। Three major components or elements of new economic policies are liberalization, privatization and globalization. उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, इन तीनों को एक एक करके हम लोग समझ सकते हैं। और ये पूरी हमारी जो नई सोच है, नई आर्थिक नीति है, आर्थिक दर्शन है, उसका ये प्रतिनिधित्व करते हैं ये तीन शब्द। मीनिंग ऑफ लिबरलाइजेशन, उदारीकरण का माने क्या? उदारीकरण वास्तव में हमने जब विकास की प्रक्रिया शुरू की तो धीरे धीरे हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से समाजवादी अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने लगे, और हमारी ये कोशिश हुई कि सरकार का हस्तक्षेप अर्थव्यवस्था में बढ़ता जाए, और ये बढ़ता ही गया, लंबे समय तक बढ़ता गया। 1947 में हम आज़ाद हुए, 51 से जो हमारी योजनाएं बनना शुरू हुई, 51 से लेकर के 90 तक आप कह सकते हो, 91 में नई योजना हुई, 90 में तक हमने धीरे धीरे समाजवादी सोच को बढ़ावा दिया और नियंत्रण लगाते गए अर्थव्यवस्था पे। उद्योगों के ऊपर नियंत्रण लगाया, ये कह दिया कि इन क्षेत्रों में सरकार उत्पादन करेगी, उनके लिए रिजर्व है, और दूसरे क्षेत्रों के लिए प्राइवेट सेक्टर के लिए खुला हुआ है। लेकिन जितने महत्वपूर्ण क्षेत्र थे वो सब सरकार ने अपने हाथ में ले लिए। फिर थोड़ा सा ढील भी दी तो कहा कि ठीक है, आप भी उत्पादन करो इसमें, लेकिन कीमत का नियंत्रण हम कर लेंगे, मात्रा का नियंत्रण हम कर लेंगे, कितने लोग को रोजगार दोगे, कैसे काम पर रखोगे, कैसे काम से निकालोगे, उनको क्या क्या सुविधाएं दोगे, इन सब चीज़ के बारे में सरकार ने नियम बनाने शुरू किए, और भारतीय उद्योगों पर चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों बहुत ढेर सारे नियम कानून लागू हो गए। इससे जो स्वाभाविक विकास होता है किसी अर्थव्यवस्था का या वहाँ के औद्योगिक क्षेत्र का, इंडस्ट्रियल सेक्टर का, वो रुक गया। तो इसलिए लिबरलाइजेशन या उदारीकरण का मतलब है कि नियम और कानून को कम से कम करते जाना और
इसी बात को हम कहते हैं लिबरलाइजेशन। अब ग्लोबलाइजेशन भी लिबरलाइजेशन का ही हिस्सा है, प्राइवेटाइजेशन भी लिबरलाइजेशन का हिस्सा है। लिबरलाइजेशन में हम विदेशी व्यापार के क्षेत्र में भी उदार बनते हैं और निजीकरण के क्षेत्र में भी उदार बनते हैं और बाकी अर्थव्यवस्था में उदार बनते हैं। तो उदारीकरण के दो और हिस्से हैं जिसको आप कह सकते हो, जिसको हम कह सकते हैं ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन। मुख्य रूप से अर्थव्यवस्था में उदारीकरण ही हुआ। लिबरलाइजेशन इज ए ब्रॉड टर्म दैट यूजुअली रेफर्स टू fewer government regulations and restrictions mainly on economic activities। आर्थिक नीति की बात हम लोग कर रहे हैं, तो सरकार अपने जो रेगुलेशंस और रिस्ट्रिक्शंस हैं, जो नियम हैं और रुकावटें हैं, उनको धीरे धीरे कम करती है। इसको हम कहते हैं उदारीकरण। ये एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, धीरे धीरे चलती है, धीरे धीरे आगे बढ़ती। आज भी उदारीकरण होता जा रहा है। बहुत सारे नियम उस समय तुरंत नहीं हटाए गए, धीरे 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 करके बहुत सारे नियम को हटा दिया गया और कम से कम नियम से अर्थव्यवस्था को चलाने की कोशिश की जाती है। Thus, liberalization is basically a change in the economic philosophy of a state। ये हमने पहले भी बताया। हमारे आर्थिक दर्शन में एक परिवर्तन है। हम अर्थव्यवस्था को बहुत नियंत्रित करेंगे और हम अर्थव्यवस्था को बहुत नियंत्रित नहीं करेंगे। तो जब हम अर्थव्यवस्था को बहुत नियंत्रित करने की स्थिति से बदलकर, अपनी सोच को बदलकर अर्थव्यवस्था को ज़्यादा स्वतंत्रता देने की कोशिश करते हैं, तो हमारी आर्थिक सोच में परिवर्तन है। और उदारीकरण का यह भी अर्थ है कि भारत की आर्थिक नीति में जो परिवर्तन है, आर्थिक सोच में परिवर्तन है, उसको हम उदारीकरण कहते हैं। Liberalization is the process or means of elimination of control of a state over economic activities. It provides greater autonomy to the business enterprises in decision making and eliminates government interference। ये रोकती है, वो जो सारी रुकावटें थीं उनको रोक रही है, धीरे धीरे घटा रही है। जो बिजनेस के ऊपर करने पर लगाई गई थी, चाहे कृषि क्षेत्र में बिजनेस कर रहा हो कोई आदमी, चाहे इंडस्ट्री में हो, चाहे सर्विस सेक्टर में हो, जो रुकावटें ज़्यादा लगाई गई थी उनको कम करने की और ऑटोनमी यानी स्वतंत्रता, स्वायत्तता देने की बात है। तो लिबरलाइजेशन क्या है? सीधा सा मतलब है कि सरकार अब धीरे धीरे अपने नियंत्रणों को कम कर रही है, चाहे वो आंतरिक नियंत्रण हो या बाहरी व्यापार पर लगे हुए नियंत्रण हो। लिबरलाइजेशन प्रोसेस, सरकार क्या कर रही है? लिबरलाइजेशन की नीति के अंतर्गत वो क्या कर रही है? रिमूवल ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन। प्रीवियसली प्राइवेट सेक्टर हैड टू ऑब्टेन लाइसेंस फ्रॉम गवर्नमेंट for starting a new venture. In this policy, private sector has been freed from licensing and other restrictions. Industrial licensing is necessary for the following industries: liquor, cigarette, defense equipment, industrial explosive, drugs, hazardous chemicals। हमारे देश में लाइसेंस राज हो गया था। हर चीज़ के लिए लाइसेंस आपको लेना पड़ता था और परमिशन लेनी पड़ती थी और जगह जगह रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता था और रजिस्ट्रेशन करा करके क्लियरेंस लेना पड़ता था कि उस विभाग को कोई आपत्ति नहीं है। आप कोई इंडस्ट्री लगाने जा रहे हैं तो वन विभाग से भी परमिशन लीजिए, आप पर्यावरण विभाग से भी परमिशन लीजिए, इंडस्ट्री मिनिस्ट्री से भी परमिशन लीजिए, लेबर मिनिस्ट्री से भी परमिशन लीजिए, सेल्स टैक्स,
जितने भी विभिन्न कार्यालय हो सकते थे, करीब 80, ये कहा जाता है कि 80 जगह से परमिशन लेनी पड़ती थी कि साहब हम ये काम करना चाहते हैं, और ये बड़ी ख़राब प्रक्रिया हो गई थी। तो सबसे बड़ा काम लिबरलाइजेशन में ये किया गया कि लाइसेंस राज को ख़त्म कर दिया गया। लेकिन लाइसेंस लगाने का मतलब होता है कि थोड़ा कंट्रोल करने का मतलब जो चीज़ें समाज के लिए हानिकारक हैं उन पर नियंत्रण लगाया जाए। तो कुछ क्षेत्रों में उत्पादन करने के लिए सरकार की परमिशन लेनी पड़ती है, बाकी अधिकांश खत्म हो गए। जैसे शराब के उत्पादन में, सिगरेट या इस तरह के जो मादक पदार्थ हैं उनके उत्पादन में, डिफेंस इक्विपमेंट्स में, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव जो होते हैं उनमें, ड्रग्स और हैजार्डस केमिकल्स, जो चीज़ें नुकसानदेह हो सकती हैं समाज के लिए, उनके उत्पादन के लिए आपको लाइसेंस और परमिशन लेनी पड़ती है। लेकिन अब नियम उतने कठोर नहीं हैं जितने पहले थे। तो पहला काम हुआ रिमूवल ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन। दूसरा काम लिबरलाइजेशन के अंतर्गत फ्रीडम फॉर एक्सपेंशन एंड प्रोडक्शन टू इंडस्ट्रीज, abolition of restrictive trade practices. According to Monopolies and Restrictive Trade Practices MRTP Act 1969, all those companies having assets worth 100 crore or more were called MRTP firms and were subject to several restrictions. Now, MRTP Act is replaced by कॉम्पिटिशन एक्ट 2002। एक दूसरा बड़ा काम हुआ, हमारे देश में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज भी हैं और बड़ी इंडस्ट्रीज भी हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को हम बढ़ावा देना चाहते हैं क्योंकि वो रोजगार ज़्यादा देती हैं, फैली हुई होती हैं, उनके बहुत सारे फायदे हैं। बिग इंडस्ट्रीज देश की ज़रूरत है, लेकिन बड़े उद्योगपति इतना विकसित न हो जाएं कि कंट्रोल मुश्किल हो जाए और मोनोपोली या एकाधिकार हो जाए, इसलिए बड़े उद्योगों पे तरह तरह के रिस्ट्रिक्शन रखे जाते थे। और उसके लिए एक नियम बनाया गया था, मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट, और इसमें 100 करोड़ से ऊपर की संपत्ति वाली जो फर्में थीं उनके ऊपर तरह तरह के नियंत्रण लगाए जाते थे। आप और उत्पादन नहीं कर सकते, आप अपना नया कारखाना नहीं खोल सकते, आप इतने एम्प्लॉयज़ को काम से नहीं निकाल सकते, इतने बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन थे। तो एक दूसरा काम हुआ, और वो क्या हुआ, इस एक्ट को ख़त्म कर दिया गया और इसकी जगह एक कंपटीशन एक्ट 2002 का लाया गया, जिसमें कंपटीशन को बढ़ावा देने के लिए पहले मोनोपोलीज का रेस्ट्रिक्शन की बात की जाती थी कि हम आपको बढ़ने नहीं देंगे, लेकिन दूसरा एक्ट आ गया कि हम कंपटीशन को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो ये दूसरा काम हुआ। तीसरा, फ्रीडम इन फिक्सिंग प्राइसेस, कीमतों के तय करने में छूट दी गई। In India, prices of essential commodities like petroleum, sugar, cement, iron, 17 was fixed by the government in new economic policy. More freedom was given to different industries to fix their price depending upon demand and supply in the market. थोड़ा इसमें गलत छप गया है, लेकिन भारत में पहले क्या था, भारत में सरकार ने कहा कि उत्पादन आप नहीं करेंगे, हम करेंगे। फिर कहा नहीं, आप उत्पादन करना चाहो तो करो, लेकिन कितना उत्पादन करोगे हम नियंत्रित करेंगे और कीमतें भी नियंत्रित करेंगे। सीमेंट की प्राइस हम बताएंगे, शुगर की प्राइस हम बताएंगे, आयरन की प्राइस हम बताएंगे, जो इसेंशियल कमोडिटीज़ हैं उनकी कीमत हम बताएंगे, वो आपको उसी कीमत पर बेचना पड़ेगा। अब आप जानते हैं कि डिमांड
और सप्लाई की पोजीशन जो होती है उससे कीमतें घटती बढ़ती हैं और व्यापार को उसी से फ़ायदा होता है। एक सीज़न आता है जब कुछ मांग बढ़ जाती है, एक सीज़न आता है जब मांग घट जाती है। प्राइसेस को फिक्स कर देने से प्रॉफिट पर बड़ा बुरा असर पड़ता है और इसको ख़त्म किया गया। सरकार ने ये काम ख़त्म किया, कहा कि ठीक है, हम जैसे अब आज पेट्रोल को भी क्या कर दिया, रोज़ की रोज़ बदलती हैं। तो सरकार ने ये कह दिया कि मार्केट की स्थिति के हिसाब से, डिमांड और सप्लाई के हिसाब से आप अपनी कीमतें स्वयं तय कर सकते हैं। अब इसमें सरकार बहुत कुछ नहीं करेगी। ये लिबरलाइजेशन हुआ। फ्रीडम इन मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हमारे देश में विशेषकर खाद्यान्न में के मामले में राज्यों, एक राज्य से उत्पादित खाद्यान्न दूसरे राज्य में जाने पर रोक लगाई जाती थी। बहुत से उसके कारण हैं, लेकिन इससे व्यापार को तो नुकसान होता है। जिस जगह व्यापारी को क्या होगा, किसान को क्या होगा, अगर दक्षिण भारत में कीमतें किसी चीज़ की ज़्यादा हैं और उत्तर भारत में कीमतें कम हैं, तो यहाँ से चीज़ें वहाँ चली जाएंगी, तो दोनों का लाभ होगा। व्यापारी को भी लाभ होगा और वहाँ पर कीमतें गिरेंगी तो जनता को भी लाभ होगा। लेकिन नीतिगत में कि हमारा राज्य है, हमारे राज्य से सामान बाहर नहीं जाना चाहिए, हमारे राज्य में पहले उसका वितरण होना चाहिए, तो बहुत से कारणों से रोक लगा दी गई थी इसेंशियल कमोडिटी के मूवमेंट पर, और इसको भी लिबरलाइजेशन के अंतर्गत समाप्त किया गया और ज़्यादा स्वतंत्रता प्रदान की गई। फ्रीडम टू import capital goods. The government has abolished duties on 36 capital goods. A revised system of importing duty-free capital goods and inputs for manufacture and export has been introduced. हमारे देश में हमने एक पॉलिसी अपनाई थी, एक्सपोर्ट प्रमोशन और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। आयात मत करो, आयात पर रोक लगाओ, और चाहे कंज्यूमर गुड हो चाहे कैपिटल गुड हो, देश के अंदर आत्मनिर्भर बनो। और कैपिटल गुड्स को अगर आप नहीं आने देंगे, कंज्यूमर गुड्स पे तो रिस्ट्रिक्शन ज़रूरत के हिसाब से लगा लेना ठीक है, लेकिन अगर कैपिटल गुड्स को नहीं आने देंगे तो देश का विकास कैसे होगा? नई टेक्नोलॉजी देश में कैसे आएगी? नई मशीनें कैसे आएंगी? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कैसे होगा? तो तरह तरह के रोक लगाई गई थी, क्योंकि हमारी पॉलिसी दूसरी थी। और धीरे धीरे लिबरलाइजेशन के अंतर्गत विदेशों से आने वाले पूंजीगत सामानों पर छूट दे दी गई, और कुछ जगह तो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स बना दिए गए कि विदेश से कच्चा माल भी ले आओ, विदेश से मशीन भी ले आओ, विदेश से टेक्नोलॉजी भी ले आओ, लेकिन इस क्षेत्र में ही रखे रहो और इस क्षेत्र में उत्पादन करके सारा का सारा एक्सपोर्ट कर दो, जिससे हमारे यहाँ के लोगों को रोज़गार मिले, आमदनी मिले, और बाहर से भी हमारा एक्सपोर्ट बढ़ने से आमदनी हमारी बढ़े। तो बहुत तरीके से सरकार ने कैपिटल गुड्स के इंपोर्ट, टेक्नोलॉजी के इंपोर्ट आदि में लिबरलाइजेशन किया। लिबरलाइजेशन इन इंडियन बैंकिंग सेक्टर was begun since 1992 following Narsimhan Committee report. In the following years, reform covered the areas of interest rate deregulation, direct credit rules, statutory preemptions, and entry deregulation for both domestic and foreign banks. किसी देश के विकास के लिए बैंक बहुत ज़रूरी चीज़ है, और आप जानते हैं कि हमारे देश में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो गया था। सारे के सारे जो बैंक उपलब्ध थे उनको राष्ट्रीयकृत कर दिया गया, सरकार ने सबको खरीद लिया। अब उससे सरकार के सामने
जो समस्या आई हो या ना आई हो, लेकिन बैंकों के सामने समस्या आई कि उनका विकास रुक गया। वो मार्केट में, ओपन मनी मार्केट या ओपन कैपिटल मार्केट में वो काम नहीं कर रहे थे, वो सरकार के निर्देशों के अनुसार काम कर रहे थे। उनसे कहा जाता था कि ब्याज की दर इतनी ही रहेगी, इससे ज़्यादा आप ब्याज की दर ले नहीं सकते और इससे ज़्यादा ब्याज की दर दे नहीं सकते। अब बाजार के उतार चढ़ाव के हिसाब से बैंक का भी नफ़ा नुकसान होता है, लेकिन आप उसको पॉलिसी के अंतर्गत फिक्स कर देते। तो उसको डीरेगुलेट किया गया, कहा कि ठीक है, सेविंग अकाउंट्स की कुछ दरों को छोड़ करके आप सब कुछ तय कर सकते हैं अपने हिसाब से, दूसरी ब्याज की दरें अपने हिसाब से तय कर सकते हैं। और बाद में सेविंग अकाउंट को भी कहा गया कि बहुत सारे प्राइवेट बैंक अलग दर देते हैं, नेशनलाइज्ड बैंक एक जैसी दर देते हैं, वहाँ भी छूट कर दी गई। इंटरेस्ट रेट डीरेगुलेशन हो गया। डायरेक्टेड रूल्स, ये क्या था? ये व्यवस्था ये थी कि कहा जाता था कि ग्रामीण क्षेत्र को इतना हिस्सा ऋण दो, कृषि क्षेत्र को इतना हिस्सा ऋण दो, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को इतना हिस्सा ऋण दो, दलित वर्ग को इतना हिस्सा ऋण दो। इस तरह के नियम बना दिए जाते थे। और ये वो सेक्टर हैं, कमज़ोर सेक्टर हैं, जो रिटर्न को नहीं कर पाते। ऋण तो दे दो लेकिन वो वापस नहीं कर पाते। तो इससे बैंकों को बड़ा नुकसान होता था, उनका एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट बढ़ता चला जाता था। तो इसमें भी सरकार ने छूट दी, लिबरल हुआ। इस मामले में भी बैंकों को स्वतंत्रता दी गई। स्टैट्यूटरी प्रीएम्पशंस, अब कुछ दरें होती हैं जिससे बैंकों को सुरक्षित रखा जाता है। सीआरआर, एसएलआर, बैंक रेट, ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि बैंकों को सुरक्षित रखने के लिए आरबीआई या केंद्रीय बैंक या इसको करता है। इससे क्या होता है? पूरे बैंकिंग व्यवस्था पर केंद्रीय बैंक का नियंत्रण रहता है और इस नियंत्रण के कारण उतार चढ़ाव जो बाजार के हैं उनको झेलने में सक्षम हो जाता है हमारा बैंकिंग सिस्टम। लेकिन ये जो दरें तय हो रही थी वो बहुत अच्छी नहीं थी, वो बिजनेस के दृष्टि से, मार्केट के दृष्टि से बहुत ज़्यादा थी। सीआरआर अगर ज़्यादा हो तो बैंक ज़्यादा काम नहीं कर सकते, एसएलआर ज़्यादा हो तो बैंक ज़्यादा काम नहीं कर सकते। तो बैंकों को का जो मुनाफा था इन सब के कारण कम हो रहा था, या कई कई नुकसान में भी बैंक चल रहे थे। तो सरकार ने इसमें भी थोड़ा सा उदारीकरण किया और ज़्यादा स्वतंत्रता दी। एंट्री डीरेगुलेशन फॉर बोथ डोमेस्टिक एंड फॉरेन बैंक्स। हमारे देश में सरकारी बैंक के अलावा कोई बैंक नहीं हो सकता था, नए बैंक नहीं खोले जा सकते थे। नई नीति के अंतर्गत देश में व्यापारिक कंपनियों को अपने बैंक खोलने की इजाज़त दी गई। बैंकों की संख्या तेज़ी से बढ़ी। पहले अधिकांश बैंक सरकार के क्षेत्र में थे, सरकारी क्षेत्र में थे। अब बहुत सारे बैंक निजी क्षेत्र में खुल गए हैं और विदेशी बैंक भी हमारे देश में अपनी शाखाएं खोलने लगे हैं। तो इस तरह से बैंकिंग क्षेत्र में भी, जो कि अर्थव्यवस्था की नब्ज़ होती है, मुद्रा के बिना और फाइनेंस के बिना काम नहीं चलता, तो बैंकिंग सेक्टर ही नहीं, पूरे फाइनेंशियल सेक्टर को लिबरलाइजेशन किया गया, उसमें उदारीकरण किया गया। सेटिंग अप ऑफ बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन. This board was set up to revive sick units in public sector enterprises suffering loss. ये भी एक संस्था बनाई गई BIFR, जिससे कि जो सिक इंडस्ट्रीज़ हैं, सिक इंडस्ट्रीज़ का मतलब होता है जो प्रॉफिट नहीं कमा पा रही हैं, जो अपने ऊपर लिया गया उधार नहीं चुका पा रही हैं, जो निरंतर जिनका प्रोडक्शन गिरता जा रहा है, तो उनको संभालने के लिए नई आर्थिक नीति में एक ये कदम भी
उठाया गया था और सरकार ने इसमें सहयोग किया था। द लिबरलाइजेशन प्रोसेस हैज़ इम्पैक्टेड condition of Indian labor in the organized and unorganized sector, both big and small, with regard to factors such as wages, labor welfare, trade unionism, social security, job security. हमारे देश में सरकार मजदूरों के हित के लिए बहुत सचेष्ट थी और उसने मजदूरी के क्षेत्र में बहुत सारे नियम कानून बनाए रखे थे, जैसे वेजेस, वेतन, मजदूरी, न्यूनतम वेतन या मजदूरी अधिनियम बनाया हुआ था कि इससे कम मजदूरी आप नहीं दे सकते। अब आप जान सकते हैं कि न्यूनतम मजदूरी इस बात पर निर्भर करेगी कि भाई किसी इंडस्ट्री को या किसी फर्म को फ़ायदा कितना है, और अगर फ़ायदा नहीं हो रहा है तो वो कैसे उतना वेतन या मजदूरी देगी। लेकिन ये भी कहा गया था कि आप कंपनी को बंद नहीं कर सकते, आप मजदूरों को निकाल नहीं सकते। इस तरह के बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन थे। तो वेजेस, मिनिमम वेज एक्ट अभी भी लागू है, लेकिन उतना कठोर नहीं है जितना पहले था। लेबर वेलफेयर में बहुत सारे काम होते हैं, मजदूरों के लिए कल्याण के लिए, उनके लिए अस्पताल चाहिए, उनके लिए उनके बच्चों के लिए स्कूल चाहिए, उनकी ट्रेनिंग चाहिए। इस तरह के बहुत सारे ऐसे काम हैं जो कंपनी को करने पड़ते थे, फर्म को करने पड़ते थे, उससे कॉस्ट बहुत बढ़ जाती थी। सरकार ने लेबर वेलफेयर के को भी कुछ जो नियम थे उनको आसान किया। ट्रेड यूनियनिज्म, एक समय ऐसा आया था कि हर जगह हड़ताल चलती थी, खूब ट्रेड यूनियन बहुत बवाल करती थी और हमेशा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स या आपसी झगड़े हुआ करते थे। इससे प्रोडक्शन को भी नुकसान होता है, इनकम को भी नुकसान होता है, मजदूरों को भी नुकसान होता है, मालिकों को भी नुकसान होता है। और संघ बनाने का जरूरी अधिकार सबको दिया हुआ था। लिबरलाइजेशन में इस मामले में भी छूट दी गई है। अब संघों का भी आप देखते हैं बहुत ज़्यादा असर, या बहुत बड़ी हड़ताल, लंबी हड़ताल नहीं चल पाती। संघ तो हैं लेकिन नियम उतने अब मजदूरों के पक्ष में नहीं हो गए हैं, इंडस्ट्री के पक्ष में हैं। सोशल सिक्योरिटी जैसे पेंशन एक है, प्रोविडेंट फंड या अन्य बहुत सारे ऐसे प्रोविज़न हैं जिनको हम सोशल सिक्योरिटी कहते हैं। इसके नियम बहुत कड़े थे। अब तो पेंशन भी ख़त्म कर दी गई 2004-05 में। के बाद जिन लोगों ने नौकरी ज्वाइन किया उनको पेंशन का प्रोविज़न नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे जो पक्ष थे मजदूरों के, वहाँ भी लिबरलाइजेशन हुआ। जॉब सिक्योरिटी, पहले ये कहा जाता था आप किसी को काम पर रख तो सकते हैं, निकालना बहुत मुश्किल काम था, लेकिन अब वहाँ भी नियम हल्के किए गए हैं और हायर फायर करने का नियम हो गया है, आज काम पे रखो और कल निकाल दो। तो इस तरह से बहुत सारे क्षेत्रों में लिबरलाइजेशन हुआ, नियम का कम करना हुआ। जो कठोर नियम थे, जो इंडस्ट्री को बढ़ने से रोक रहे थे, जो प्रॉफिट कमाने से रोक रहे थे, जो पूंजीवाद के विस्तार को रोक रहे थे, जो मार्केट में कंपटीशन को रोक रहे थे, इन सबको लिबरलाइजेशन के अंतर्गत हल्का बनाया गया, रैशनल बनाया गया, विवेकपूर्ण बनाया गया। एडवांटेजेस ऑफ लिबरलाइजेशन, ये जो पॉलिसी अपनाई गई इसके लाभ क्या हुए? एक तो देश में डी लाइसेंसिंग, लाइसेंस राज खत्म हो गया जो कि विकास को रोकता था और भ्रष्टाचार को बढ़ाता था। इंक्रीज इन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, विदेश से देश में धन आने लगा, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी होने लगा और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट भी बढ़ने लगा। लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन टेक्नोलॉजी, आज प्राइवेट सेक्टर डायरेक्ट किसी कंपनी से, किसी फर्म से, किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट से संपर्क करके अब उसकी टेक्नोलॉजी को अपने पास ले सकता है। पहले इस पर बहुत रोक लगी हुई थी। इंडस्ट्रियल लोकेशन में चेंज आया,
पहले इंडस्ट्रीज़ को लगाने के लिए बहुत सारे जगह से सर्टिफिकेट लेना पड़ता था और इंडस्ट्री लगभग ऐसी जगह लग जाती थी जो कि अनइकोनॉमिक होती थी, फ़ायदा नहीं होता था लोकेशन का। अब इसमें भी आसानी की गई है, ऐसी जगह इंडस्ट्री लगाने की छूट हो गई है और सरकार सुविधाएं प्रदान करने लगी है, जिससे कि इंफ्रास्ट्रक्चर के बीच में इंडस्ट्री लगाने में आसानी हो गई है। फास्टर ग्रोथ एंड पॉवर्टी रिडक्शन, तेज विकास होने लगा है और गरीबी भी कम होने लगी है। इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट, जब फॉरेन कैपिटल देश में आने लगा, व्यापारियों को ज़्यादा छूट दी गई, एक्सपेंशन करने की छूट दी गई, तो देश में रोजगार की संख्या बढ़ी है। यद्यपि हमारे देश में आज भी बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है, लेकिन अगर ये सब नहीं हुआ होता तो शायद बेरोजगारी और होती। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि लिबरलाइजेशन एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, जिसमें सरकार अपने द्वारा जो बनाए गए कठोर नियम थे, जो कि विकास को रोकते थे, जो कि मार्केट को रोकते थे, जो कि आयात निर्यात पर बाधा पैदा करते थे, उन सब को धीरे धीरे उदार कर रही है और इसको कहते हैं उदारीकरण, लिबरलाइजेशन। आपने हमारी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।